हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक कास्टिंग प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने कास्टिंग प्रोसेस की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 42 तक कंप्लीट कर लिया था। स्टूडेंट, आज हम लोग उसी के आगे अपना नेक्स्ट लेक्चर 43 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग आज कास्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पैटर्न अलाउंसेस के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किया था और हम लोगों ने एक अलाउंसेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद आज हम लोग उसी सीरीज़ में आगे के बचे हुए अलाउंसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का शुरुआत करते हैं टॉपिक अपना पैटर्न अलाउंसेस के बारे में। पैटर्न अलाउंसेस, इसे हम लोग बोलते हैं पैटर्न छूट। पैटर्न छूट, तो देखिए, जो हम पैटर्न बनाते हैं, जो सांचा बनाते हैं, जिसे हम रिप्लिका ऑफ द मोल्ड बोलते हैं, उसमें हम लोग कौन कौन से अलाउंसेस दे सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहला अलाउंसेस हमने जो दिया था, सबसे पहला अलाउंसेस, उसको हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अलाउंसेस, जो हमारा होगा टेपर या ड्राफ्ट अलाउंसेस। तो आज का अलाउंसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड, टेपर और ड्राफ्ट अलाउंसेस। देखिएगा, ये टेपर अलाउंसेस हम पैटर्न में क्यों देते हैं। सपोज करिए कि ये हमारी मोल्ड कैविटी हो जाए। अच्छा, इसमें अगर हम ऐसा पैटर्न, मान लीजिए एक पैटर्न हम रखें, सपोज करिए कि एक हमने रेक्टेंगुलर पैटर्न इस तरीके का रख दिया। अब इस पैटर्न के चारों तरफ जब हम सैंड की रैमरिंग कर देंगे, इस तरीके से इसमें सैंड की रैमरिंग कर देंगे। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम पैटर्न को इससे बाहर निकाल लें, जिससे हमारे इस मोल्डिंग में एक कैविटी क्रिएट हो जाए, मोल्ड में एक कैविटी क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, इसको दो पार्ट में डिवाइड किए रहते हैं। एक पार्ट बोलते हैं कोप, एक पार्ट बोलते हैं ड्रैग। अपर पार्ट को हम लोग कोप बोलते हैं और लोअर पार्ट को ड्रैग बोलते हैं। तो इस तरीके से, और मिडिल पार्ट को चीक बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, चीक, है ना। तो इस तरीके से होता है। जब हम क्या करेंगे, इसकी अच्छे से रैमरिंग कर देंगे, देन आफ्टर हम इस अपर पार्ट को बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये लोअर पार्ट हो जाएगा। इस लोअर पार्ट में जो पैटर्न हमारा है इस तरीके का रहेगा, और इसमें जो है यहाँ से ऐसे सैंड हमारी रैमिंग की हुई होगी। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि इस पैटर्न को इस सैंड से बाहर निकालना। अब देखिए, जब रेक्टेंगुलर पैटर्न है और जब इसे हम ऊपर निकालेंगे, तो यहाँ प्रॉपर ये सैंड इसके साथ क्या हो गई है, एडहेसिव बॉन्ड बना ली है चारों तरफ से। तो या तो हम इस पैटर्न को हल्का सा इस तरफ फोर्स लगाएं, इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो यहाँ की सैंड हल्की लूज होगी, देन ये पैटर्न हमारा बाहर आएगा। जब ऐसा प्रोसेस हम करेंगे तो यहाँ जो मोल्ड कैविटी बनेगी उसका साइज डिस्टर्ब हो जाएगा, शेप भी डिस्टर्ब हो जाएगा, साइज भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि विदाउट डिस्टर्ब या विदाउट डिस्ट्रॉय द शेप एंड साइज ऑफ मोल्ड कैविटी, इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न, पैटर्न को आसानी से रिमूव करने के लिए इस रेक्टेंगुलर शेप को हम पहले से थोड़ा सा इस तरीके का बना देंगे, ऐसा बना देंगे। पैटर्न को थोड़ा सा ऐसा बना देंगे, मतलब वर्टिकल में इस पैटर्न को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, बाहर इसको बनाते हैं। पैटर्न एक्चुअल होना चाहिए था ऐसा
लेकिन हम इजी रिमूव करने के लिए ऐसा पैटर्न बना देंगे। अब उसके बाद जब इस पैटर्न को रिमूव करेंगे तो देखिए ये आसानी से, मान लीजिए यहाँ तक मोल्डिंग सैंड है, तो ये पैटर्न आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो पैटर्न को मोल्ड कैविटी से इजी रिमूव करने के लिए पैटर्न में वर्टिकल एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में नहीं, वर्टिकल एक्सिस में हम क्या देते हैं, अल्फा डिग्री या थीटा डिग्री पर एक टेपर प्रोवाइड कराते हैं। उस टेपर को हम लोग टेपर और ड्राफ्ट अलाउंसेस कहते हैं। टेपर और ड्राफ्ट अलाउंसेस कहते हैं। अब इसे कहते हैं, कितना इसे देते हैं, तो जो इसका टेपर एंगल होता है, ये टेपर एंगल अल्फा इज इक्वल टू हाफ से 2 डिग्री के बीच रखते हैं। टेपर एंगल हाफ से 2 डिग्री के बीच रखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि अच्छा हाफ से 2 डिग्री रख दिए और सपोज करिए कि इस पैटर्न की हाइट हमारी h है, तो उस समय ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी होगी। अगर इस डिस्टेंस को हम x मान लें तो आप देखिए ये एंगल अल्फ़ा हो जाए, ये डिस्टेंस h हो जाए और ये डिस्टेंस x हो जाए। तो जब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो एंगल अल्फ़ा है इसलिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा, बेस और परपेंडिकुलर पता है, मतलब tan का फार्मूला लगेगा। देन यहाँ से हम लोग लगाएंगे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू x अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x अपॉन h। तो यहाँ से जो टेपर डिस्टेंस, यहाँ तो 0 होती है, यहाँ जो मैक्सिमम टेपर डिस्टेंस होगी किसके, पैटर्न के अपर हाइट पर, तो वो होगी x इज इक्वल टू h tan अल्फ़ा, वेयर x is the taper distance of upper pattern, taper distance of upper पैटर्न, क्योंकि लोअर पैटर्न पे ये क्या होगा, 0 होगा। देन अल्फा इज इक्वल टू क्या है, टेपर एंगल, टेपर एंगल, और अल्फा की वैल्यू हमेशा हाफ डिग्री से 2 डिग्री के बीच रखा जाता है। अच्छा ठीक है, ये हमने पैटर्न को इजी रिमूव करने के लिए इस पे टेपर दे दिया। तो क्या अब इस पे जो कैविटी बनेगी वो रेक्टेंगल बनेगी कि जैसा पैटर्न था वैसे ही बनेगी, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो उस समय इस मोल्ड कैविटी पे सेम इस पैटर्न के साइज का मोल्ड कैविटी बनेगा। मतलब एक्चुअल में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बनेगी मोल्ड कैविटी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। तो अब तो हमारा वर्कपीस कैसा बनेगा, इधर ओवर साइज बन जाएगा और इधर एक्चुअल साइज का बन जाएगा। देन जब हम रिमूव करेंगे इसे तो मशीन करके इतने पार्ट को हम कट कर लेंगे, मशीन करके इतने पार्ट को हम कट कर लेंगे तो एक्चुअल रिक्वायर्ड शेप और साइज हमारी मिल जाएगी। तो चलिए इसी को हम लोग बोलते हैं टेपर और ड्राफ्ट अलाउंसेस। तो टेपर और ड्राफ्ट अलाउंसेस क्यों दिया जाता है, टेपर अलाउंसेस, टेपर अलाउंसेस is given on vertical pattern, vertical direction of vertical axis of pattern, vertical axis of pattern to easy remove of pattern, easy removal of pattern from mold cavity, from mold cavity। तो इस तरीके से हमारा होता है जिसे हम देते हैं पैटर्न पे। अब जब कास्ट कर लेते हैं
तो पैटर्न अलाउंसेस देने के साथ जो हमारा वर्कपीस टेपर बनेगा उसे हम मशीन के थ्रू एक्चुअल शेप और साइज में एडॉप्ट कर लेंगे। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन या आफ्टर कास्टिंग, आफ्टर कास्टिंग ड्यू टू टेपर अलाउंसेस, taper allowances, workpiece can be made in taper size, made in taper size, then we machined and achieved the actual required shape and size of वर्कपीस। तो इस तरीके से ये हमारा अलाउंसेस कहलाएगा, टेपर अलाउंसेस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अलाउंसेस की बात करेंगे, मशीन और फिनिश अलाउंसेस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मशीन और फिनिश अलाउंसेस। मशीन और फिनिश अलाउंसेस। जैसे हम लोग श्रिंकेज अलाउंसेस देते थे वर्कपीस में, श्रिंकेज हम लोग 3 तरीके का देते थे। पहला लिक्विड श्रिंकेज देते थे, दूसरा फेज चेंज श्रिंकेज देते थे और तीसरा सॉलिड श्रिंकेज देते थे। तो उस समय वर्कपीस क्या होता था, या तो अंडर साइज हो जाता था या ओवर साइज हो जाता था। सिमिलर यहाँ पे देखिए, सपोज करिए कि हम एक मोल्ड कैविटी बना रहे हैं। मान लीजिए ये हमने एक मोल्ड कैविटी बनानी थी। यहाँ पर अगर हमने ऐसे मोल्ड रखा, मतलब पैटर्न रखा, अब आपको पता है जब इसमें हम लोग सैंड की रैमरिंग करेंगे, सपोज करिए ये हमने चारों तरफ ऐसे सैंड की रैमरिंग कर देंगे। जब इस सैंड से हम पैटर्न को बाहर निकालेंगे तो कितनी भी अच्छी रैमरिंग की जाए, लेकिन सैंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे सैंड के कुछ ग्रेन्स होंगे, ये हैवी साइज के ग्रेन्स होंगे। जब इस तरीके के ग्रेन्स को हम ऐसे क्या करेंगे, पैटर्न के बीच में रखेंगे, तो वो बहुत अच्छी सरफेस फिनिश वाला यहाँ मोल्ड कैविटी नहीं क्रिएट होगा। बहुत अच्छी सरफेस का मोल्ड कैविटी नहीं क्रिएट होगा। मतलब जब हम पैटर्न को निकाल कर मेटल को कास्ट करेंगे, कास्टिंग करने के बाद अगर मेटल हम बाहर निकाले, सपोज करिए हमने मेटल को बाहर ऐसे निकाल लिया, तो क्या ये एक्चुअल इस सरफेस फिनिश में हमारा मेटल कास्टिंग करने के बाद मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमारा कैसा मिलेगा, वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। इस तरीके से हमारा वर्कपीस मिलेगा। अब इस तरीके के वर्कपीस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है एक बेटर सरफेस फिनिश की। तो हम क्या करेंगे, इसे तो हम सैंड को बदल नहीं सकते हैं। हम चाहेंगे कि इस वर्कपीस को कास्टिंग करने के बाद इतनी सरफेस इसकी हम रिमूव कर दें, इस तरीके से इतनी सरफेस हम रिमूव कर दें। ये जो सरफेस हम रिमूव करेंगे ये हमारे लिए अनडिजायरेबल है, अनरिक्वायर्ड है, अनयूज्ड है। तो जब इसे हम रिमूव करेंगे तो हमारा एक्चुअल साइज का जो वर्कपीस था वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जब वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो यूजफुल नहीं होगा। देन हम लोग क्या करेंगे,
पहले से ही इस पैटर्न के साइज को थोड़ा सा बड़ा बना के रखेंगे, जिससे क्या होगा, जब हम मशीनिंग करने के लिए ये मटेरियल को रिमूव करेंगे तो केवल उतना ही मेटल रिमूव करेंगे जितना हम पैटर्न के साइज को बड़ा करके रखे थे। तो ऐसे अलाउंसेस को हम लोग बोलते हैं मशीन अलाउंसेस। और जो किस में दिया जाता है, पैटर्न में दिया जाता है। देखिए, मशीनिंग अलाउंसेस भी पैटर्न में दिया जाता है और टेपर या ड्राफ्ट अलाउंसेस भी पैटर्न में ही दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राइजर किसके लिए यूज किया जाता है, तो जो श्रिंकेज अलाउंसेस होते हैं उसमें लिक्विड श्रिंकेज और फेज चेंज श्रिंकेज के लिए हम राइजर का उपयोग करते हैं, और सॉलिड श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पैटर्न का यूज करते हैं। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। मशीन अलाउंसेस, देखें, टू अचीव द गुड surface finish of वर्कपीस की सरफेस फिनिश हमारी गुड अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, मशीन ऑपरेशन टू प्रोड्यूस मशीन ऑपरेशन because ड्यू टू पोरोसिटी ऑफ सैंड की जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप होगा उसे पोरोसिटी कहेंगे, उसी की वजह से या सैंड के ग्रेन साइज की वजह से बेटर सरफेस फिनिश वर्कपीस में नहीं मिल पाई है। ड्यू टू ऑपरेशन बिकॉज ड्यू टू ग्रेन साइज ऑफ sand and porosity of sand, surface of workpiece produce given rough, surface of workpiece produce rough। अब इसे हम लोग दूर करने के लिए क्या करते हैं, पैटर्न के साइज को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। टू अवॉइड मशीनिंग हम मशीनिंग को अवॉइड करने के लिए या मशीन करते समय जो मेटल हमारा रफनेस से रिमूव हो रहा है उसे अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गिवन द अलाउंसेस इन पैटर्न और पैटर्न मेक some large size। तो इस तरीके के अलाउंसेस को हम लोग बोलेंगे मशीन अलाउंसेस। दिस इज कॉल्ड मशीन अलाउंसेस। तो ये हमारा हो गया मशीन अलाउंसेस। अब दूसरा, अब ये देखें, एक हम लोगों ने डिस्कस किया टेपर अलाउंसेस, फिर हम लोगों ने मशीन अलाउंसेस डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सेक और रैपिंग अलाउंसेस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, मशीन अलाउंसेस हमारा mm पर सरफेस फिनिश होता है, mm पर सरफेस। अगर इसके यूनिट की बात करें तो ये होता है mm पर सरफेस। मतलब जैसे एक सरफेस पे
कितना mm हमें अलाउंसेस देना है, 1 mm, 2 mm, 3 mm। तो इस तरीके से इसकी यूनिट होगी mm पर सरफेस। नेक्स्ट हम लोग अलाउंसेस डिस्कस करते हैं, सेक और रैपिंग अलाउंसेस। सेक और रैपिंग अलाउंसेस। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें ऐसा है, सपोज करिए कि जब हमने इसमें चारों तरफ से सैंड की रैमरिंग कर दिया था, अब उसके बाद इसमें से जब हम पैटर्न को रिमूव कर लिए, फिर हमने कास्टिंग जब किया इसकी, आफ्टर कास्टिंग जब ये वर्कपीस हमारा सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उस वर्कपीस को भी तो हमें इससे रिमूव करना है। उस समय हम क्या करेंगे, जब वर्कपीस को रिमूव करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि जो सैंड की एडहेसिवनेस प्रॉपर्टी है वो वर्कपीस के साथ उतनी ही चिपके जिससे आसानी से ये रिमूव हो सके। अगर इसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी तो ये पूरी सैंड इस वर्कपीस के साथ बाहर आने की कोशिश करेगी। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग हम मटेरियल को इजी रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस मटेरियल के ऊपर या तो हैमरिंग एक्शन करेंगे या मटेरियल को हम थोड़ा सा इस डायरेक्शन में ऐसे मूवमेंट देंगे जिससे ये हमारी सैंड क्या हो जाए, थोड़ा सा दब जाए। जब दब जाएगी तो ये हमारा वर्कपीस आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके के मतलब आफ्टर कास्टिंग वर्कपीस को मोल्ड कैविटी से आसानी से रिमूव करने के लिए जो हम पैटर्न पर अलाउंसेस देते हैं उसे बोलते हैं सेक और रैपिंग अलाउंसेस। तो इस तरीके से इसके बारे में हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए आफ्टर कास्टिंग टू रिमूव इजी रिमूव, देखिए इजी रिमूवल ऑफ वर्कपीस फ्रॉम मोल्ड कैविटी। एक तो हम ये कह सकते हैं, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि वर्कपीस की सरफेस पर क्लीनिंग, मतलब ताकि ये सैंड हमारी इसके ऊपर चिपके ना, वर्कपीस की सरफेस पर क्लीनिंग प्रोवाइड कराने के लिए टू प्रोवाइड क्लीनिंग ऑन पैटर्न एंड वर्कपीस सरफेस और टू प्रोवाइड क्लीनिंग ऑन पैटर्न और वर्कपीस सरफेस सेक और रैपिंग अलाउंसेस आर प्रोड्यूस। सेक और रैपिंग अलाउंसेस प्रोड्यूस। अब ये भी अलाउंसेस हमारा किस में दिया जाता है, पैटर्न में दिया जाता है। दिस अलाउंसेस इज गिवन ऑन पैटर्न। दिस अलाउंसेस is given on the pattern। ये हमारा होता है। तो इस तरीके से इतने अलाउंसेस हम किस में, अपने पैटर्न पर देते हैं फॉर डिजायर्ड शेप एंड साइज वर्कपीस को अचीव करने के लिए। तो ये हमारे होते हैं। अब एक हम लोग डिस्टॉर्शन अलाउंसेस भी देते हैं। डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस, उसके बारे में भी जान लीजिए कि वो हमारा क्या होता है। चलिए
डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस। देखिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस। ऐसे देखिए कि कुछ वर्कपीस कास्टिंग के बाद श्रिंक करते हैं और कुछ वर्कपीस कास्टिंग के बाद एक्सपेंड करते हैं। तो अगर हम एक्सपेंशन वाले वर्कपीस की बात करें, जो हमारी सॉलिड जब हमारा होगा, सॉलिड में जब वो ठंडा होगा तो वो क्या होंगे, उसमें एक्सपेंशन आएगा। तो उस समय हम क्या करेंगे, ऐसा सपोज करिए कि मान लीजिए हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के लेटर की तरह ऑब्जेक्ट की कास्टिंग करनी हो। जैसे हम लोग कास्ट करना चाहें U, V, T, L एंड I, इट मीन्स स्पेशल टाइप ऑफ लेटर की तरह वर्कपीस का शेप हो। when वर्कपीस शेप desired स्पेशल लेटर स्पेशल टाइप ऑफ लेटर लाइक U, V, I, L, J एटसेट्रा, देन आप समझिए यहाँ पे क्या होगा। सपोज करिए कि हम एक मोल्ड कैविटी ऐसे बनाए थे। मान लीजिए कि हमने एक मोल्ड कैविटी बनाया था। अब इसमें अगर हमें वी आकृति की कास्टिंग अचीव करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मान लीजिए इस तरीके का ऐसी हमें आकृति ट्रेपेजोइडल या वी सेक्शन अचीव करना था। तो हम क्या करेंगे, ऐसी आकृति अचीव करना था तो ऐसा पैटर्न हमने बना दिया। अब उसके बाद जब हम पैटर्न को बाहर किए तो ये इतना शेप हमारे पास बना हुआ था। फिर हमने इसमें मोल्टेन मेटल डाला। सपोज करिए कि इस तरीके से हमारा ऐसा शेप इसमें बना हुआ था। अब इसमें जब हम मोल्टेन मेटल डालेंगे, मान लीजिए ये हमने इसमें मोल्टेन मेटल ऐसे फिल किया, तो अब क्या होगा, जब ये सॉलिडिफाई होने लगेगा तो ये अपने शेप को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देगा, अपने शेप को एक्सपेंड कर देगा। कैसे एक्सपेंड करेगा, ये ऐसा रहेगा और ये ऐसा बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा। देखिए रिक्वायर्ड हमें ऐसी चाहिए थी, रिक्वायर्ड हमें चाहिए था ऐसा, लेकिन वो बन गया ऐसा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जब हमारा थर्मल एक्सपेंशन होगा आफ्टर सॉलिडिफिकेशन तो ये इतना, यानी कि हम कह सकते हैं ये डेल्टा एल डिस्टेंस तक हमारा क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। इसी को हम लोग थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो अब हमें ऐसी रिक्वायर्ड थी, यानी कि ऐसी रिक्वायर्ड थी और ऐसा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को पहले से कुछ ऐसा बना देंगे, पैटर्न को हम ऐसा बनाएंगे। अब जब ऐसा पैटर्न बनाएंगे तो सॉलिडिफिकेशन के समय हमें पता था कि ये वर्कपीस में थर्मल एक्सपेंशन होगा, तो उतना ही थर्मल एक्सपेंशन हम प्रोवाइड कराएंगे जितनी हमें इस वर्कपीस में रिक्वायर्ड होगी या डिजायर्ड होगा। तो जब ये सॉलिडिफिकेशन होगा तो ये वर्कपीस हमारा कुछ इस तरीके से ऐसा अचीव हो जाएगा। अब देखिए ऐसा वर्कपीस हमें चाहिए था, बिल्कुल ऐसा वर्कपीस हमें अचीव हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन के समय। तो ये वाला जो हम लोग
अलाउंसेस देखिए यहाँ पर ये जो हमने अलाउंसेस दिया पैटर्न में, इसी अलाउंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस, डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस। तो इस तरीके से ये अलाउंसेस हम देते हैं। आइए अब ये कैसा देते हैं, जैसे हमारे पास सपोज करिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर के वर्कपीस हो जो थर्मल एक्सपेंशन से हमारा अपने साइज को बदल दें और उनकी स्ट्रेंथ हमारी क्या हो, वीक हो, ये टूट भी सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट की कास्टिंग के लिए हम पैटर्न पर इन अलाउंसेस को देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एल एंड मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर के लेटर हों जो एल जे एंड एटसेट्रा टी बी टाइप के हों, तो देन वी प्रोवाइड द अलाउंसेस on pattern because after solidification मतलब ठंडे होने के बाद हमारे वर्कपीस में थर्मल एक्सपेंशन आता है। थर्मल एक्सपेंशन प्रोड्यूस इन आवर वर्कपीस। सो इसे थर्मल एक्सपेंशन को अवॉइड करने के लिए पैटर्न में हम अलाउंसेस देते हैं। टू अवॉइड थर्मल एक्सपेंशन प्रोड्यूस डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस ऑन द पैटर्न में ही दिया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अलाउंसेस हम दो ही जगह पे दे सकते हैं, या तो पैटर्न में दे सकते हैं या राइजर में दे सकते हैं। जब लिक्विड स्टेट को हम कंट्रोल करना चाहेंगे तो राइजर में देंगे, और जब सॉलिड स्टेट को कंट्रोल करना चाहेंगे तो पैटर्न में देंगे। तो इस तरीके से देखिए ये हम लोगों ने अपने डिस्कशन को किया, डिस्टॉर्शन अलाउंसेस, शेक और रैपिंग अलाउंसेस, श्रिंकेज अलाउंसेस। तो ऐसे सारे अलाउंसेस को हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट अलाउंसेस, या अब हम आगे बात करेंगे डबल श्रिंकेज अलाउंसेस के बारे में। इसे नोट करिए, फिर इसे हम लोग रिमूव करके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा, जब कभी डबल श्रिंकेज अलाउंसेस की बात करेगा तो ये समझ लीजिएगा कि जब मास प्रोडक्शन में हम बात करेंगे वर्कपीस की, मास प्रोडक्शन मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ जब हम श्रिंकेज अलाउंसेस को देंगे इन मास प्रोडक्शन, तो उस समय हम बोलेंगे, जैसे यहाँ सिंगल साइड हमारा देखिए अलाउंसेस हो रहा है, जब हम इधर भी अलाउंसेस दें और इधर भी दें, तो मतलब यहाँ पर भी दें यहाँ पर भी दें, तो ऐसे अलाउंसेस को हम लोग बोलेंगे डबल साइज डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस। तो वो सब डिस्कशन नहीं होगा।
देखिए, हमने अभी तक पैटर्न अलाउंसेस के बारे में पढ़ा, पैटर्न मटेरियल के बारे में पढ़ा। अब हम पैटर्न के टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा पैटर्न कितने कितने टाइप का हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पैटर्न। पैटर्न के प्रकार, पैटर्न हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं, हम उसके डिस्कशन पे अब चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जब हमें केवल एक पीस की कास्टिंग करनी हो या सिंगल पीस सॉलिड वर्क पीस को बनाना हो तो उस समय हम कैसा, मान लीजिए कि हमें एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाना है, तो हम एक रेक्टेंगुलर का पहले डुप्लीकेट ब्लॉक बना लेंगे और वो डुप्लीकेट ब्लॉक या तो हम लकड़ी का बनाएंगे या प्लास्टिक का या वैक्स का या हम बनाएंगे किसका, मेटल का। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इस मेटेलिक या लकड़ी के मतलब ऑब्जेक्ट को अपने इस बॉक्स में रख देंगे। इस तरीके से इस बॉक्स में हम इसको रख देंगे। अब उसके बाद इस पे हम चारों तरफ सैंड की रैमरिंग कर देंगे, सैंड की रैमरिंग कर देंगे। रैमरिंग करने के बाद हम वर्कपीस को, देखें ये जो डुप्लीकेट पार्ट है इसे हम बाहर निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर इस डुप्लीकेट पार्ट की तरह अंदर एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी, मतलब एक जगह बन जाएगी, रिक्त स्थान बन जाएगा। तो ऐसे रिक्त स्थान को हम लोग मोल्ड कैविटी कहते हैं। और मोल्ड कैविटी जो हम बनाते हैं वो इस डुप्लीकेट पार्ट से बनाते हैं और इसी डुप्लीकेट पार्ट को हम लोग पैटर्न कहते हैं। तो अब देखिए, अगर इस तरीके का एक पीस पैटर्न यूज किया गया हो और वो सॉलिड वर्क पीस को बनाने के लिए, तो ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं सिंगल पीस पैटर्न। तो हम बात करेंगे पहला अपना सिंगल पीस पैटर्न। तो ये हमारा क्या होगा, दिस पैटर्न इज यूज्ड फॉर इजी कास्टिंग और सिंगल पीस कास्टिंग। तो ऐसा हम कह सकते हैं, दिस पैटर्न इज यूज्ड फॉर produce single piece object, it is simplest design and shape, it is simplest डिजाइन एंड शेप। तो सिंपल सा ऐसा पैटर्न जब एक ही सॉलिड पीस का हो और उसी से मोल्ड कैविटी क्रिएट करनी हो, तो ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलेंगे सिंगल पीस पैटर्न। अब इस पैटर्न को हम लोग बाहर निकाल के मोल्टेन मेटल को डालेंगे। सिमिलर इस पैटर्न की तरह हमारा मोल्ड कैविटी क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलेंगे सिंगल पीस पैटर्न। अब दूसरा पैटर्न हम लोग यूज करेंगे स्प्लिट पैटर्न। नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे सेकेंड स्प्लिट पैटर्न। स्प्लिट पैटर्न का मतलब क्या हुआ, देखिए सपोज करिए कि हमें कुछ लार्ज साइज के और अलग अलग डिजाइन में वर्कपीस की कास्टिंग करनी थी। मान लीजिए कि हमें ऐसे डिजाइन में वर्कपीस की कास्टिंग करनी थी। सपोज करिए ऐसे हमें वर्कपीस को बनाना था। अब देखिए ऐसा वर्कपीस हमें बनाना था, तो सिमिलर ऐसा ही पैटर्न हमें बनाना पड़ेगा और इस पैटर्न को यहाँ पे रखेंगे। देन आफ्टर
सैंड की रैमरिंग करेंगे, फिर पैटर्न को बाहर निकाल लेंगे। तो क्या एक पीस में इस तरीके का पैटर्न बनाना आसान होगा? ऐसे पैटर्न को एक पीस में बनाना थोड़ा सा टफ होगा। देन हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को 2 पार्ट में बना लेंगे। ऐसा हम लोग इसको 2 पार्ट में बना लेंगे। 2 पार्ट में कैसे बनाएंगे? देखिए, सपोज करिए कि एक पार्ट हम ऐसा बना लेंगे और उसके बाद दूसरा पार्ट हम ऐसा बना लेंगे इस तरीके से। ऐसे हमने देखिए इसको 2 पार्ट में बना लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक पार्ट हमारा ये हो गया, और एक पार्ट हमारा ये हो गया। अब क्या करेंगे, पहले एक पार्ट को ले आएंगे, इस मोल्ड कैविटी में रखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले इस एक पार्ट को हम लोग ले आएंगे। सपोज करिए हम यहाँ से ऐसे एक पार्ट को ले आकर रख दिए। अब उसके बाद इस पे हम लोगों ने सैंड की यहाँ तक रैमरिंग कर दी। फिर इस दूसरे पार्ट को भी ले आकर इसके ऊपर हम लोग ऐसे रख देंगे। इस दूसरे पार्ट को भी हम लोग इसके ऊपर रख देंगे। अब उसके बाद चारों तरफ सैंड की रैमरिंग कर देंगे। देन जब इसे रिमूव करेंगे तो फिर अपर पार्ट को पहले रिमूव कर लेंगे और लोअर पार्ट को बाद में रिमूव कर लेंगे। तो जब हम लोग वर्कपीस के साइज को थोड़ा सा लार्ज बनाना चाहें और उसमें कुछ डिजाइन वगैरह हो, तो उसे बनाने के लिए पैटर्न को 2 या 2 से अधिक पीस में बनाते हैं। तो ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट पैटर्न। स्प्लिट पैटर्न। अच्छा देखिए, जब 2 पीस को हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया और जब सैंड की रैमरिंग करेंगे तो ड्यू टू रैमिंग फोर्स क्या ये पैटर्न एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। या तो वे पैटर्न या तो ऊपर वाला पार्ट ऐसे स्लिप कर सकता है या ऊपर वाला पार्ट ऐसे स्लिप कर सकता है। तो इनके स्लिपिंग को रोकने के लिए हम यहाँ पर एक पिन का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डॉवेल पिन। हम लोग यहाँ पर डॉवेल पिन का उपयोग करते हैं ताकि पैटर्न हमारा स्लिप ना करे। तो चलिए इस तरीके के पैटर्न के बारे में हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि हमारा ये पैटर्न कैसे और किस जगह पे यूज किया जाता है। तो चलिए लिखते हैं इसमें, दिस पैटर्न इज यूज्ड फॉर, दिस पैटर्न इज used for large and complex size of workpiece, large and complex size of workpiece। जब हमारा वर्कपीस का साइज कॉम्प्लेक्स हो और लार्ज हो और पैटर्न को इजीली फिट करने और इजीली रिमूव करने के लिए, एंड पैटर्न easily fitted and easily removed, easily fitted और easily रिमूव करने के लिए हम ऐसे पैटर्न का उपयोग करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, डॉवेल पिन का उपयोग करते हैं ताकि दोनों पैटर्न को एक साथ क्लिप करके टाइट किया जा सके। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, डॉवेल पिन आर यूज्ड, डॉवेल पिन आर
used to clamp both पैटर्न, दोनों पैटर्न को एक साथ क्लैंप करके रखने के लिए हम डॉवेल पिन का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके के पैटर्न को हम लोग अपना स्प्लिट पैटर्न के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिए, अगर 2 से अधिक पीस में इसको बनाना हो, मान लीजिए ये 2 पीस में हमने बनाया, अगर इसे जैसे इधर भी एक गुटका काटना था, इधर भी एक गुटका काटना था, तो उस समय हम क्या कहेंगे, जब ये 2 से अधिक पीस में बनाना हो, इट मीन्स ऐसा पैटर्न हमें बनाना हो। सपोज करिए एक पैटर्न हम, एक प्लेट हम ये तैयार कर लें, उसके बाद एक पीस हम ये तैयार कर लें, देन यहाँ पर भी हम एक पीस तैयार कर लें, इसको हम लोग ऐसा तैयार कर लें, उसके बाद इसके नीचे भी हम लोग, अब इन सारे पैटर्न को देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो गया P1, P2, P3 एंड P4। हमें इतने बड़े साइज के ऑब्जेक्ट की कास्टिंग करनी थी, तो हम क्या करेंगे, इसे और टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। अब सभी पैटर्न को एक साथ यहाँ पर क्लैम्प करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या डॉवेल पिन का उपयोग कर लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इनको क्लैम्प करने के लिए डॉवेल पिन का उपयोग कर लेंगे। तो ऐसे पैटर्न जब 2 से अधिक पीस में यूज किए जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी पीस स्प्लिट पैटर्न। व्हेन पैटर्न आर यूज्ड, देखें, व्हेन पैटर्न आर used in more than 2 pieces, is used in more than 2 pieces, then it is called multi-piece pattern or multi-piece pattern or multi-piece split pattern। मल्टी-पीस स्प्लिट पैटर्न, तो इस तरीके के पैटर्न को हम लोग स्प्लिट पैटर्न के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अपना लूज पीस पैटर्न के बारे में। लूज पीस पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न हम लोग डिस्कस करते हैं लूज पीस पैटर्न। इसमें होता क्या है कि जैसे अगर हमें किसी पैटर्न में या किसी वर्कपीस में कुछ हैंगिंग पार्ट बनाना हो, सपोज करिए कि ये वर्कपीस था हमारा, इस वर्कपीस में मान लीजिए हमें ऐसा पार्ट, देखिए सपोज करिए हमें ऐसा वर्कपीस हो और इस वर्कपीस में हमें ऐसा एक पार्ट यहाँ से कनेक्ट करना था और एक पार्ट और हमें ऐसा कनेक्ट करना था, मान लीजिए ऐसा। अब आप देखिए, अगर इस तरीके का वर्कपीस हमें बनाना हो, देखिए इस तरीके का वर्कपीस हमें बनाना हो जिसमें क्या हो, ये दोनों आपको हैंगिंग टाइप के पार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो अगर सपोज करिए कि हम मोल्ड कैविटी में, मान लीजिए कि ये हमारी मोल्ड कैविटी हो जाए। अच्छा, इस पैटर्न को हमने यहाँ पे बना लिया, सपोज करिए ये हमने अपने वर्कपीस को बना लिया, चारों तरफ से हमने सैंड की रैमरिंग कर दी। अब क्या इस पैटर्न को हम इजीली रिमूव कर सकेंगे? जब रिमूव करेंगे तो यहाँ की सैंड का स्ट्रक्चर टूट जाएगा, यहाँ की भी सैंड का स्ट्रक्चर
टूट जाएगा। मतलब जब किसी वर्कपीस में कुछ हैंगिंग टाइप के ऐसे पार्ट जुड़े हों जिन्हें हम पैटर्न पे प्रोवाइड कराना चाहें, तो उस समय पैटर्न हमारा ईजिली रिमूव नहीं हो पाएगा। तो ऐसे पैटर्न को इजी रिमूव करने के लिए हम पैटर्न को कुछ अलग अलग पीसेस में बना लेते हैं और उन्हीं अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों को लूज पीस पैटर्न के नाम से जानते हैं। कैसे, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास इस तरीके की एक प्लेट बनानी हो, ऐसी प्लेट हम लोगों को बनानी हो। मान लीजिए देखिए एक वर्टिकल, ये तो हमारा बेस पैटर्न हो गया। अब इसमें हमें क्या करना था, सपोज करिए ऐसे कुछ हैंगिंग पार्ट हमें इसमें बनाने हो, इस तरीके के, इसमें कुछ हमें ऐसे हैंगिंग पार्ट बनाने हो। तो अब इसे या तो इधर से भी रिमूव करना कठिन है और इधर से भी रिमूव करना कठिन है ना। जब इसे हम लोग अपनी मोल्ड कैविटी में ऐसे अपनी मोल्ड कैविटी में हमने इसको रख दिया। अब चारों तरफ से इसमें जब हम लोग सैंड की रैमरिंग कर देंगे, ये मान लीजिए हम लोगों ने सैंड इसके अंदर फिल कर दिया। देखिए ये हम लोगों ने सैंड को इसके अंदर फिल कर दिया। अब क्या होगा, जब इस पैटर्न को बाहर निकालना चाहेंगे तो ये हमारा दो ही पार्ट में होता है, एक होता है कोप, एक होता है ड्रैग, और मिडिल पार्ट को चीक बोलते हैं। तो जब इस अपर पार्ट को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से देखिए ये सैंड का ये स्ट्रक्चर क्या होगा, टूट जाएगा। जब ये ऐसे जाएगा तो यहाँ से स्ट्रक्चर टूट जाएगा। आप इसे नीचे भी ले आएंगे तो भी ये पूरा नीचे के स्ट्रक्चर को तोड़ देगा। सिमिलर इस तरीके से इस पार्ट को जब नीचे ले आएंगे तो यहाँ से सैंड को तोड़ देगा, या इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से सैंड के स्ट्रक्चर को तोड़ देगा। तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर किसी वर्कपीस में एडॉप्ट नहीं हो पाएगा, ऐसी मोल्ड कैविटी एडॉप्ट नहीं हो पाएगी। तो देन हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसे बनाएंगे अपना बेस पैटर्न। एक पहले हम लोग बना लेंगे। देखिए होगा क्या कि एक हम लोग ऐसा बेस पैटर्न, एक पहले हम लोग प्लेट बना लेंगे। अब इस प्लेट के नीचे एक अलग टुकड़ा हम लोग ऐसा बना लेंगे, इसको हम लोग ऐसे इसके नीचे रख देंगे। दूसरा पीस, ये हो गया पीस 1, ये हो गया पीस 2, सेकेंड। थर्ड पीस हम लोग एक इस तरीके का रेक्टेंगुलर बॉडी बना लेंगे। देन हम लोग फोर्थ पीस इस तरीके का, अगर हमें उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था तो हम लोग उसको बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इसे हम लोगों ने पीस बाय पीस किया है, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो पहले पीस 1 को रिमूव कर लेंगे, फिर सेकेंड पीस को रिमूव कर लेंगे, फिर थर्ड पीस को, और फिर फोर्थ पीस को। तो इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट आसानी से इसे हम रिमूव कर लेंगे। तो ऐसे पैटर्न को लूज पीस पैटर्न के नाम से जानते हैं। और इनका उपयोग हम क्यों करते हैं, जब किसी कास्टिंग में कोई हैंगिंग पार्ट बनाना हो, किसी कास्टिंग में कोई प्रोजेक्शन पार्ट बनाना हो, या किसी कास्टिंग में कोई हमारा अंडरकट बनाना हो। अंडरकट का मतलब इस तरीके की कोई डिज़ाइन हमें इसमें प्रोड्यूस करनी हो, इस तरीके की कोई डिज़ाइन हमें प्रोड्यूस करनी हो, तो ऐसे पैटर्न के लिए जो यूज करेंगे उसे हम लूज पीस पैटर्न कहते हैं। तो ऐसे देखिएगा, इन दिस केस ऑफ पैटर्न, in this pattern we are provide any hanging types of part, any hanging type of part or
एनी प्रोजेक्शन और एनी प्रोजेक्शन और एनी अंडरकट प्रोड्यूस ऑन द वर्कपीस। तो उस समय हम क्या करेंगे, एक बेस पैटर्न बनाएंगे और उसके साथ छोटे छोटे टुकड़े में कुछ पैटर्न को बनाएंगे जिसे हम लूज पीस पैटर्न बोलते हैं। देन वी मेड ए बेस पैटर्न। अब इस बेस पैटर्न के साथ स्मॉल साइज के पैटर्न बनाएंगे। स्मॉल साइज पैटर्न आर यूज्ड विथ बेस पैटर्न, तो this type of small size pattern is called, this type of small size pattern is called loose piece pattern। इसको देखिए, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा कि लूज पीस पैटर्न किस टाइप के वर्क पीस को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, या तो हैंगिंग टाइप का वर्क पीस, ये इम्पॉर्टेंट है, या तो हैंगिंग टाइप का वर्क पीस, या तो वर्क पीस में प्रोजेक्शन अगर हमें बनाना हो, या वर्क पीस में अंडर कट प्रोड्यूस करना हो। तो ये तीनों क्वेश्चंस बने हुए हैं और बन भी सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि इफ़ एनी प्रोजेक्शन आर प्रोवाइड ऑन द वर्क पीस देन विच टाइप ऑफ पैटर्न आर यूज। ऑप्शन ए सिंगल पीस पैटर्न, ऑप्शन बी स्प्लिट पैटर्न, ऑप्शन सी गेटेड पैटर्न, ऑप्शन डी लूज पीस पैटर्न। तो देन द आंसर इज लूज पीस पैटर्न। सो कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे आगे टॉपिक की ओर। चलिए नेक्स्ट पैटर्न हम लोग पढ़ते हैं, मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न देखिए, जब कॉम्प्लेक्स टाइप के वर्कपीस बनाने हो और कई सारे वर्कपीस को एक साथ बनाना हो, मतलब अगर हम मास प्रोडक्शन करना चाहें तो एक बार में एक पैटर्न बनाया, फिर मोल्ड को कास्ट करके बाहर निकाला, फिर पैटर्न का यूज किया, फिर अंदर सांचा बनाया, फिर वर्कपीस की ढलाई करके उसे बाहर निकाला। तो इस तरीके से हमें उस वर्कपीस को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम अपने टाइम को रिड्यूस करने के लिए, मतलब जब हमें कॉम्प्लेक्स टाइप का वर्कपीस बनाना हो
और मास प्रोडक्शन में बनाना हो तो उसके लिए हम लोग मैच प्लेट पैटर्न का उपयोग करेंगे। इसमें कैसे होता है, देखिए सपोज करिए कि हमें एक पिस्टन रिंग बनानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हमारा पिस्टन रिंग इस तरीके से होता है। अब हम इस पिस्टन रिंग को कई सारा बना लेते हैं। इस तरीके से हम लोग इस पिस्टन रिंग को एक साथ कई सारी बना लेते हैं। ऐसे अब जब हम कास्टिंग करेंगे तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से इसको हम लोग आपस में बनाएंगे कि ये जो है इस तरीके से ऐसे आए और आसानी से, एक मिनट थोड़ा सा तिरछा बन गया, यहाँ पर हम लोग एक फ्लोएबिलिटी इसको देंगे। अब कोई मेटल अगर इसमें हम लोग पोर करेंगे तो वो क्या करेगा, इसके थ्रू इसमें जाएगा और इसमें जाएगा। देन हम लोग इस मोल्टेन मेटल को क्या करेंगे, सपोज करिए इसको हम लोग ऐसा दे दें, इसको हम लोग इस तरीके के साइज बना दें। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मोल्टेन मेटल को ऐसा एक रास्ता दे देंगे। देन वो मोल्टेन मेटल हमारा इससे होता हुआ इस मोल्ड कैविटी में आएगा और इसमें भी फिल कर जाएगा। देन हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरीके से बना देंगे और इसे भी थोड़ा सा ऐसा हम लोग कंस्ट्रक्शन दे देंगे। अब इसमें भी यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा कर देंगे। तो अब मोल्टेन मेटल हमारा यहाँ से इधर भी आएगा और इस मोल्ड कैविटी को भी भरेगा। तो एक बार में हमें 4 पिस्टन रिंग क्रिएट हो जाएंगी। एक पिस्टन रिंग हमारी यहाँ पे ये बनेगी, एक पिस्टन रिंग यहाँ पे बनेगी और एक यहाँ पे बनेगी और एक यहाँ पे बनेगी। तो एक साथ जब हम मोल्टेन मेटल को प्रोड्यूस कराएंगे तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमारे बनेंगे। ऐसे पैटर्न को हम लोग मैच प्लेट पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, पहला ये क्वेश्चन बनेगा, इट इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स शेप प्रोड्यूस। दूसरा जो बनेगा हमारा, ये क्वेश्चन बनेगा, इट इज यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन कास्टिंग। इसे हम लोग मास प्रोडक्शन में यूज करेंगे। यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन। अब इसमें हम लोग एक मैच प्लेट का उपयोग करेंगे। अच्छा, ऐसा भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि हम एक मैच प्लेट ये बना दें, ये हमारे पास एक मैच प्लेट हो जाए। अब इस मैच प्लेट के ऊपर हमें अलग अलग टाइप की आकृति जनरेट करनी हो। मान लीजिए कि हमें कुछ ऐसा ट्रैपेजॉइडल आकृति जनरेट करना था। ट्रैपेजॉइडल के साथ साथ हमें इस तरीके से सर्कुलर आकृति जनरेट करना था। सर्कुलर के साथ साथ हमें इस तरीके की आकृति भी जनरेट करना था। तो क्या एक साथ इतनी सारी आकृतियों को हम लोग जनरेट कर पाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बेस प्लेट बनाएंगे और इस बेस प्लेट को हम लोग बोलेंगे मैच प्लेट। देन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक इंट्रीगेट इधर, एक इंट्रीगेट इधर और एक इंट्रीगेट इधर बनाएंगे। सिमिलर अगर एक साथ और ज़्यादा वर्कपीस को प्रोड्यूस करना है तो हम लोग इस तरीके से ऐसा बना लेंगे। यहाँ पर भी इस तरीके से ऐसा बना लेंगे और यहाँ पर भी इस तरीके से ऐसा बना लेंगे। अब यहाँ पर जब हम मोल्टेन मेटल को फिल करेंगे तो वो मोल्टेन मेटल हमारा क्या होगा, इसमें पूरा फिल हो जाएगा, इसमें फिल हो जाएगा, इसमें फिल हो जाएगा
और इसमें भी पूरा फिल हो जाएगा। मतलब देखिए डिफरेंट टाइप के शेप को एक ही मैच प्लेट से हम एक बार में प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, तो ऐसे कास्टिंग ऑब्जेक्ट को मैच प्लेट पैटर्न कहते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं इन दिस पैटर्न different type of shape can be produced in single casting with the help of इसे बोलेंगे मैच प्लेट। ये हमारी होती है मैच प्लेट। तो विथ द हेल्प ऑफ मैच प्लेट, यहां पर भी अगर हम इसकी बात करेंगे देखिए, तो ये भी हमारी क्या होती है, एक मैच प्लेट होती है। इस मैच प्लेट का उपयोग हम लोग करते हैं इस ऑब्जेक्ट की कास्टिंग के लिए। यहाँ एक मैच प्लेट हमने लगा दिया, देन इसके चारों तरफ एक कैविटी जनरेट कर दी, और जब मोल्टेन मेटल हमने डाला तो इस चारों तरफ कैविटी में वो फ्लो कर जाएगा। तो ऐसे पैटर्न को मैच प्लेट पैटर्न के नाम से जानते हैं। चलिए इसे नोट करिए। फिर हम लोग, अच्छा, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग एल्युमिनियम के मटेरियल को बनाने के लिए किया जाता है। दिस पैटर्न इज यूज्ड फॉर मोस्टली एल्युमिनियम मटेरियल। यह भी नोट कर लीजिएगा, दिस पैटर्न इज मोस्टली यूज्ड फॉर एल्युमिनियम मटेरियल। तो ये हमारा हो गया मैच प्लेट पैटर्न। चलिए इसे नोट करिए। देन हम लोग नेक्स्ट अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे गेटेड पैटर्न। इसे नोट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे गेटेड पैटर्न। चलिए देखिए नेक्स्ट पैटर्न गेटेड पैटर्न। अब इसमें क्या होगा, सपोज करिए कि स्मॉल साइज के सॉलिड कंपोनेंट को मास प्रोडक्शन में बनाना हो, जैसे बियरिंग के बाल्स, छर्रे वगैरह जो बनाए जाते हैं, गोले, डिस्क, तो उन्हें अगर हम एक बार में एक बाल बनाए फिर दूसरी बार में दूसरी बनाए तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि एक साथ कई सारी बाल्स को बना लें ना, तो उस समय ऐसे पैटर्न का उपयोग करेंगे। जैसे सपोज करिए, देखिए एक हमारे पास इस तरीके से ऐसा हो जाए, मान लीजिए ये हमारे पास इस तरीके से एक रनर हो जाए, एक रनर हो जाए। अब इस रनर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गेट लगा देंगे, यहाँ पर एक गेट लगा देंगे, यहाँ पर इस तरीके से हम मल्टीपल गेट का उपयोग करेंगे, ऐसा। सिमिलर इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर ऐसा गेट लगा देंगे,
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए जिस भी शेप का वर्कपीस हमें बनाना हो, अगर रेक्टेंगुलर बनाना था तो यहाँ पर हम इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉडी बना देंगे, ऐसी ये पूरी रेक्टेंगुलर बॉडी बनेगी अच्छी सी। इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉडी बना दिए। सिमिलर यहाँ पर भी उसी तरीके का ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा। ऐसा बनेगा। अब इसमें देखिए जब हम मोल्टेन मेटल को इसके अंदर फ्लो कराएंगे, मोल्टेन मेटल को इसके अंदर हम लोग एंट्री कराएंगे किसके थ्रू, स्प्रू के थ्रू। जब स्प्रू यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होगा और ये इसके थ्रू मोल्टेन मेटल जाएगा तो यहाँ पर ये एंट्री करेगा। एंट्री करके मोल्टेन मेटल क्या होगा, इस गेट के थ्रू इस मोल्ड कैविटी में भरेगा, इसमें भरेगा, मतलब सारी मोल्ड कैविटी में वो हमारा भर जाएगा। तो एक साथ हमें कई सारे रेक्टेंगुलर सॉलिड ब्लॉक प्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर इसे हमें सर्कुलर डिस्क बनाना होगा तो हम इस तरीके का कुछ यूज कर लेंगे। सपोज करिए हमें सर्कुलर डिस्क बनाना था तो हम लोग कुछ इस तरीके का यूज कर लेंगे। ऐसा अब देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक देखिए ये हमारे पास गेट हो गया G1, G2, G3, G4। मोल्टेन मेटल जब हम यहाँ पे स्क्रू के थ्रू डालेंगे तो वो मोल्टेन मेटल फ्लो करके इस तरीके से आएगा और इसमें पूरा फिल हो जाएगा। इधर भी जाएगा, इसमें पूरा फिल हो जाएगा, इधर आएगा और इधर आएगा, इसमें पूरा फिल हो जाएगा। तो ऐसे एक साथ कई सॉलिड स्मॉल वर्कपीस को कास्ट करने के लिए मास प्रोडक्शन में हम इस तरीके के पैटर्न का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं गेटेड पैटर्न। तो इसमें हम कहते हैं दिस पैटर्न इज यूज्ड फॉर स्मॉल साइज कास्टिंग, इन मास प्रोडक्शन लाइक बियरिंग बाल, बियरिंग के जो हमारे बाल गोले गोले बनते हैं, बियरिंग बाल। तो इस तरीके के पैटर्न का उपयोग हम लोग करेंगे ऐसे बियरिंग के बाल को बनाने के लिए। अब इसमें देखिए सिंगल या मल्टीपल कैविटी को एक ग्रुप पैटर्न के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। देखिए सिंगल और मल्टीपल कैविटी को, ये कैविटी ये है, कैविटी ये है, एक ये है, सिंगल और मल्टीपल कैविटी, सिंगल और मल्टीपल कैविटी इज कनेक्टेड विथ ए joining group of pattern, connected with a joining group of पैटर्न। और इस पैटर्न की जो स्ट्रेंथ हमारी होती है वो हमारी क्या होती है, अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस तरीके से तो स्ट्रेंथ ऑफ पैटर्न इज बेटर,
पैटर्न की स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, बेटर होती है। तो ऐसे पैटर्न को हम लोग गेटेड पैटर्न के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्केलेटन पैटर्न। स्केलेटन पैटर्न अच्छा, सपोज करिए कि हमें किसी पाइप को बनाना हो, हॉलो शेप की पाइप को बनाना हो, तो उस समय हम कैसा पैटर्न यूज करेंगे। देखिए, जब हमें कोई हॉलो कैविटी क्रिएट करनी हो, अगर लार्ज डायमीटर के हॉलो पाइप को बनाना हो, तो उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के थ्रू बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग ये होता है कि यहाँ पर ये एक जिस भी डायमीटर का पाइप बनाना हो, जैसे मान लीजिए कि पानी वाली टैंक जो हमारे 500 या 1000 लीटर की आती हैं, अगर उसे बनाना हो तो उसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनाते हैं। उसे हम लोग कैसे बनाएंगे, सेम उसी साइज के पाइप, जैसे हमारा ड्रम बन रहा है तो ड्रम के साइज का एक ड्रम हम पहले से बना के रखेंगे। अब इस ड्रम में मान लीजिए हमें क्या करना था, कोई कास्टिंग करनी थी, तो जिस भी मेटल की कास्टिंग करनी है, अगर प्लास्टिक की पाइप बनानी है तो यहाँ पर प्लास्टिक के पाउडर को, मतलब पीवीसी या कुछ और पाउडर को यहाँ पे हम रख देंगे। रखने के बाद इसके ढक्कन को इस तरीके से ऐसे हम क्लोज कर देंगे। देन यहाँ पर हीट प्रोवाइड कराएंगे तो इससे पीवीसी यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद इसे हम लोग ऐसे घुमाएंगे अपने एक्सिस पे और थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट भी कराएंगे, फिर वापस ले आएंगे। ये टिल्ट भी होगा और वापस भी जाएगा। ये सिमिलर उसी एक्शन में वर्क करेगा जैसे आप जानते हैं जब हम स्लैब की ढलाई करते हैं छत की, तो जो गिट्टी होती है, कंक्रीट होती है, सीमेंट होती है और सैंड, सीमेंट सैंड और कंक्रीट को मिक्सचर करने वाली जो मशीन आती है, जो बहुत बड़ा सा गोला होता है, वो घूमता रहता है, अपने सर्कुलर एक्शन में घूमता रहता है और बार बार इस तरीके से डाउन और अपवर्ड आता रहता है। सिमिलर ये इस तरीके से रोटेट करेगी तो ये जो प्लास्टिक है ये यहाँ तक भी आ जाएगा इस तरीके से, और रोटेट करते करते जब ये सॉलिड हो जाएगा तो हम इस ढक्कन को ओपन करेंगे और इस ड्रम को बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसी कास्टिंग को हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कहते हैं। लेकिन ये यूज होता है लार्ज साइज डायमीटर ऑफ वर्कपीस को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर स्मॉल साइज के पाइप को हमें बनाना हो तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय स्केलेटन पैटर्न का उपयोग करेंगे। तो स्केलेटन पैटर्न हमारा क्या होगा, सपोज करिए कि हमें कुछ इस साइज के ऐसे पाइप को बनाना था जिसमें मान लीजिए हमें ऐसे पाइप को बनाना था जिस पे कुछ डिजाइन हमारे पास प्रोड्यूस थी इस तरीके से। इस तरीके से कुछ डिजाइन हमारे पास प्रोड्यूस थी। अब इसे हमें बनाना होगा तो देखें, एक ये हमारा हाफ पोर्शन है, हाफ पोर्शन है, सिमिलर इसी तरीके के एक और हाफ पोर्शन को नीचे हम लोग बनाएंगे और उसके बाद अपने मोल्ड कैविटी में रख देंगे। जब इसे 3D में देखेंगे तो ये कुछ हमारा इस तरीके की पाइप बनेगी, ऐसी पाइप बनेगी, ये इसका थिकनेस होगा। तो कुल मिलाकर हमें सिलेंड्रिकल वर्कपीस को, स्मॉल डायमीटर के सिलेंड्रिकल वर्कपीस को अचीव करने के लिए स्केलेटन पैटर्न का उपयोग करते हैं। ऐसे पैटर्न को स्केलेटन कहते हैं। तो इसके लिए देखिए, दिस पैटर्न इज यूज्ड फॉर cylindrical shape of workpiece, small diameter सिलेंड्रिकल शेप। देखिए ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, स्फेरिकल भी कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल
शेप ऑफ वर्कपीस। तो इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप के वर्कपीस को या किसी सेल को या किसी ड्रम को प्रोड्यूस करने के लिए स्केलेटन पैटर्न का उपयोग हम लोग करते हैं। और सेल्स एंड ड्रम आर प्रोड्यूस, ऐसे पैटर्न को स्केलेटन पैटर्न कहते हैं। देन हम लोग जानते हैं स्वीप पैटर्न हमारा क्या होता है, स्वीप पैटर्न। चलिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्वीप पैटर्न। यह क्या होता है, 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए 2D पैटर्न का उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्वीप पैटर्न। इसमें है क्या होता है, दिस पैटर्न इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूस 3D ऑब्जेक्ट देन 2D पैटर्न आर यूज्ड। इसे नोट कर लेते हैं फिर इसको समझाते हैं। दिस पैटर्न इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूस 3D ऑब्जेक्ट by using of 2D पैटर्न। 2D पैटर्न इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें मतलब टेम्पल की बेल बनानी हो, मतलब मंदिर की घंटी बनानी हो, तो उस समय हम कैसा करेंगे, ऐसा सपोज करिए टेम्पल बेल हमारी कुछ इस तरीके से होती है। इस तरीके से होती है। जब इस ऑब्जेक्ट को हमें बनाना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके हाफ पार्ट को हम ले लेंगे, हाफ पार्ट को ले लेंगे और इस हाफ पार्ट का एक हम 2D ऑब्जेक्ट बनाएंगे। 2D ऑब्जेक्ट का मतलब इस तरीके से मान लीजिए कि हम ऐसा एक 2D ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे इस तरीके का। अब ये सॉलिड हमारा है 2D, देखिए ये हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारी मोल्ड कैविटी है। अब इसमें हम लोग पहले से सैंड की रैमरिंग कर चुके होंगे। देखिए होगा क्या, इसके अंदर पहले से सैंड की रैमरिंग कर चुके होंगे। देन आफ्टर इस ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ऐसे उल्टा रखेंगे। उल्टे का मतलब ये अपर पोर्शन हमारा यहाँ पर होगा, उसके बाद ये पोर्शन यहाँ पर होगा और देन ये जो हमारी ऐसी डिजाइन है ये यहाँ पर होगी। इसे थोड़ा सा और डीपली लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से होगा। देन अब देखिए ये हमारा कैसा था, सॉलिड ऑब्जेक्ट था। अब इस पैटर्न को हम लोग देखिए, इस पैटर्न की कुछ थिकनेस भी होती है, इसे भी निगलेक्ट नहीं करिएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, इस पैटर्न को इसके अंदर लगाएंगे और आपको पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से ऐसा होता था। अब इस पैटर्न को पूरा ऐसे रोटेट करा देंगे, इस पैटर्न को ऐसे रोटेट करा देंगे, मतलब ऐसे हम किसी मोल्ड कैविटी में रखेंगे। ऐसे मोल्ड कैविटी में ऐसे रखा और पैटर्न को ऐसे पूरा घुमा दिया। जब घुमा देंगे तो सिमिलर ये वाली डिजाइन पूरे पैटर्न में बन जाएगी, मतलब पूरे इस मोल्डिंग सैंड में हमारी ये वाली डिजाइन बन जाएगी। और उसके बाद वहाँ पर हम क्या करेंगे,
फिर इस पैटर्न से थोड़ा सा स्मॉल साइज का एक सॉलिड पैटर्न बनाकर वहाँ पर रख देंगे, ऐसा बनाएंगे। देखिए सपोज करिए कि जब ये डिज़ाइन हमारे पास बन गई, इसे अब 2D में देखते हैं। जब ये डिज़ाइन हमारे पास बन गई, मान लीजिए कि ये वर्क पीस था, अब यहाँ पर हमें ऐसी डिज़ाइन इसमें प्रोड्यूस हो गई और ये पूरा इसके चारों तरफ एक सर्कुलर डिज़ाइन प्रोड्यूस हुई है। तो देन हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर इस डिज़ाइन से थोड़ा सा छोटा, इसके चारों तरफ यहाँ सैंड की रैमरिंग हो चुकी है पहले से ही। अब हम लोग अगर मोल्टेन मेटल डालेंगे तो वो हॉलो साइज का जो टेम्पल का बेल है वो नहीं बनेगा, टेम्पल का घंटी नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, वो सॉलिड बनेगा, इससे थोड़ा सा छोटे साइज का, ऐसे जितनी थिकनेस की बेल हमें बनानी हो। इस तरीके से एक हम सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ये हमारा क्या होगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट। इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे कोर, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे कोर। अब जब यहाँ पे कोर को लगा देंगे, देन इसके चारों तरफ जब मोल्टेन मेटल भरेंगे, इसमें मोल्टेन मेटल इसके अंदर हम भरेंगे तो एक टेम्पल के बेल के आकार का, मतलब ये जैसा हमारा पूरा सर्कुलर शेप था वो पूरा 3D शेप अचीव हो जाएगा। अच्छा, सवाल ये उठता है कि ये कोर हमारी क्या ग्रेविटी फोर्स से नीचे नहीं जाके चिपक जाएगी? जब नीचे चली जाएगी तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसा बनेगा। तो हम इसे रोकने के लिए, इस कोर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक कोर प्रिंट का उपयोग कर लेते हैं। देखिए, एक यहाँ पर इस तरीके से कोर प्रिंट, इस तरीके से यहाँ पर कोर प्रिंट का उपयोग ऐसे कर लेते हैं। और कोर प्रिंट उसी मटेरियल का रखते हैं जिस मटेरियल की कास्टिंग करनी हो, एंड कोर प्रिंट का मेल्टिंग टेम्परेचर इस कास्ट करने वाले मेल्टिंग टेम्परेचर से लो रखते हैं। जिससे क्या होगा, जो मोल्टेन मेटल जाएगा वो धीरे धीरे इस कोर प्रिंट को भी सॉलिडिफाई करते करते हल्का मेल्ट करके अपने में मिक्स कर लेगा। देन ये पूरी कास्टिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके के पैटर्न को हम लोग बोलते हैं स्वीप पैटर्न। तो दिस पैटर्न इज यूज्ड फॉर 3D ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ऑफ 2D पैटर्न। 2D पैटर्न इसका मतलब हम कह सकते हैं, अच्छा इसमें ये भी कहते हैं जिस शेप का पैटर्न हमें बनाना हो, मतलब जिस शेप का क्रिएट करना हो आकृति, उसी शेप का 2D पैटर्न बना लेते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग। देखें, पैटर्न आर मेड that type of shape which is required in our 3D casting। अब उसके बाद पैटर्न को हम चारों तरफ घुमा देंगे। देन पैटर्न पुट ऑन मोल्ड कैविटी एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन। पैटर्न, देन पैटर्न put on mold cavity and move around circular direction
सो 3D gap create on molding sand. 3D gap create on molding sand. ये हमारा हो गया। अब उसके बाद पैटर्न को हम बाहर निकालेंगे और कोर को वहां पर यूज करेंगे। देन पैटर्न रिमूव, पैटर्न रिमूव एंड कोर आर यूज्ड टू प्रोवाइड ए hollow cavity on casting. To provide a hollow cavity on कास्टिंग। अच्छा, कोर को सपोर्ट करने के लिए बेस मेटल के ही मेटल का कोर प्रिंट यूज करते हैं। टू सपोर्ट द कोर, to support the core, core print are used. Core print are used as a same base metal, base metal, and melting point of core print is lower than base metal, and melting point of core print is lower than base metal. So this type of pattern is called sweep pattern. तो ऐसे पैटर्न को हम लोग स्वीप पैटर्न के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? लार्ज साइज ऑफ बेल, मंदिर की घंटी बनाने में, या हम लोग सिलेंड्रिकल साइज के वर्क पीस को बनाने में करते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर, देखिए यूज्ड फॉर लार्ज साइज बेल, large size bell and cylindrical workpiece. सिलेंड्रिकल वर्कपीस को बनाने में करते हैं। तो चलिए इसे राइट डाउन करिए। देन हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न बनाते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। चलिए नेक्स्ट पैटर्न हमारा होगा फॉलो बोर्ड पैटर्न। इसमें क्या होगा, जैसे कुछ हमारे पास स्ट्रक्चरल वीकर एलिमेंट होते हैं, अगर उन्हें बनाना हो, सपोज करिए स्ट्रक्चरल वीकर एलिमेंट का मतलब, मान लीजिए कि कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट हों, जैसे ऐसे हों, इस तरीके के एलिमेंट अगर हमें बनाने हो
तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसी कोर बनाएंगे, या इसका हमें ऐसा एलिमेंट बनाना हो, ऐसे एलिमेंट की हमें कास्टिंग करनी हो, तो हम पहले सिमिलर इसी साइज का कोर बनाएंगे, सॉरी इसी साइज का पैटर्न बनाएंगे। अब सपोज करिए कि अगर हम यहाँ पे ये पैटर्न बना दिए, मान लीजिए अब इस मोल्ड कैविटी में हम इसको अंदर रखेंगे। सपोज करिए इसको हमने ऐसे रखा, दूसरे केस में हम सेकेंड वाले को रखेंगे इस तरीके से, सेकेंड वाले को भी हमने ऐसे इसके अंदर पुट किया। अब हम क्या करेंगे, जब सैंड की रैमरिंग करेंगे, चूंकि ये वीकर एलिमेंट बनाने थे तो हमारा वीकर साइज का पैटर्न भी होगा। जब सैंड की रैमरिंग करेंगे ऐसे, सैंड की रैमरिंग करेंगे तो ये पैटर्न हमारे क्या होंगे, या तो यहाँ से ब्रेक हो सकते हैं, जब ऐसे रैमरिंग करेंगे तो पैटर्न यहाँ से ब्रेक हो सकते हैं, यहाँ से ब्रेक हो सकते हैं, ये यहाँ से ब्रेक हो सकता है, यहाँ से या यहाँ से। तो जब वीकर एलिमेंट है और सैंड की रैमरिंग करेंगे तो इस पैटर्न के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इस पैटर्न को हमें सुरक्षित बनाना है, सेफ रख के हमें मोल्ड कैविटी क्रिएट करनी है। भाई हमारी मोल्ड कैविटी भी बन जाए और हमारा पैटर्न भी सुरक्षित रहे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक बोर्ड का उपयोग करते हैं, बोर्ड का उपयोग करते हैं। बोर्ड हमारा कैसा होता है, इस पैटर्न के नीचे हम सिमिलर इस पैटर्न को सुरक्षित करने के लिए एक यहाँ पर ऐसे बोर्ड का उपयोग करते हैं। अब इस बोर्ड को हम इसमें रखेंगे, पहले इस बोर्ड को यहाँ पे रखेंगे, फिर इसके ऊपर पैटर्न को रखेंगे। अब जब इस पे हम लोग रैमरिंग एक्शन करेंगे तो ये बोर्ड हमारे इस कंप्रेसिव फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे ये पैटर्न हमारा नहीं टूट पाएगा। तो ऐसे जो बोर्ड हम लोग बनाते हैं इसे बोलते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। सपोज करिए कि हमारे पास कुछ ऐसा वर्कपीस बनाना था, ऐसा वर्कपीस बनाना था। अब इसे जब हम लोग 3D में देखेंगे और थोड़ा छोटे साइज का बनाते हैं, मान लीजिए हम लोग 3D में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का था। अब देखिए ऐसे पैटर्न के लिए हम सबसे पहले इसमें एक फॉलो बोर्ड बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारा होगा, ये ऐसा होगा, और सिमिलर ये कुछ ऐसा होगा। देखें अब इसे हमें बनाना था, ये स्ट्रक्चरली हमारा वीक होगा, संरचनात्मक तरीके से ये हमारा वीक होगा। अब इसे सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सॉलिड बोर्ड बनाएंगे, एक इस तरीके का सॉलिड बोर्ड बनाएंगे। इस तरीके का एक सॉलिड बोर्ड बनाएंगे। देन इस सॉलिड बोर्ड के ऊपर अपने इस पैटर्न को हम रखेंगे। अब कितनी भी रैमरिंग करेंगे सारे कंप्रेसिव फोर्स को हमारा कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये हमारा बोर्ड एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी को बोलते हैं फॉलो बोर्ड। अब ये कहाँ पे पैटर्न को सपोर्ट करेगा, तो ऐसे पैटर्न को फॉलो बोर्ड पैटर्न कहते हैं।
इस तरीके के पैटर्न को फॉलो बोर्ड पैटर्न कहते हैं। चलिए, तो इसके लिए जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके लिए यही जवाब दीजिएगा कि दिस पैटर्न इज यूज्ड फॉर, दिस पैटर्न इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रक्चरल वीक एलिमेंट, संरचनात्मक कमजोर जो होंगे, मेकिंग स्ट्रक्चरल वीक एलिमेंट, अब इसमें जब स्ट्रक्चरल वीक एलिमेंट होगा तो ड्यू टू रैमरिंग ऑफ सैंड, फॉर स्ट्रक्चरल वीक एलिमेंट, फॉर मेकिंग स्ट्रक्चरल वीक एलिमेंट, ड्यू टू रैमरिंग ऑफ सैंड, ड्यू टू रैमरिंग ऑफ सैंड, पैटर्न आर गॉन टू ब्रेक, पैटर्न आर going to break, so avoid to break the pattern, so avoid to break the pattern, follow board are used, follow board are used. So this type of pattern is called, so these type of pattern is called follow board pattern. तो इस तरीके के पैटर्न को हम लोग फॉलो बोर्ड पैटर्न के नाम से जानते हैं। चलिए इसे भी नोट करिए, फिर हम लोग आगे की डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेल पैटर्न के बारे में। सेल पैटर्न चलिए आगे की बात करते हैं। सेल पैटर्न, देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट में हमें कोई सेल प्रोड्यूस करनी हो, मतलब हॉलो कैविटी प्रोड्यूस करनी हो, सपोज करिए ऐसा ऑब्जेक्ट हमें बनाना हो, इस तरीके का ऑब्जेक्ट हमें बनाना हो, या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हमें बनाना हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी कुछ इस तरीके का एलिमेंट लगा दें, इधर भी एक एलिमेंट हम लोग इधर लगा दें। अब ऐसे सेल अगर हमें क्रिएट करनी हो अपने ऑब्जेक्ट में, तो सबसे पहले सिमिलर साइज का हम एक पैटर्न बनाएंगे। अब इस पैटर्न को हम क्या करेंगे,
मान लीजिए ये हमारे पास मोल्ड कैविटी हो। अब इस मोल्ड कैविटी में पहले हम इस पूरे पैटर्न को पुट करेंगे। तो ऐसा सपोज करिए हमने इसमें इस तरीके के अपने पैटर्न को पुट कर दिया। देन अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ सैंड की रैमरिंग कर देंगे। इस तरीके से सैंड की रैमरिंग कर देंगे। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इस कोप वाले पार्ट को रिमूव करेंगे और अपने पैटर्न को बाहर निकालेंगे। देन यहाँ पे सिमिलर यही कैविटी क्रिएट हो जाएगी। तो जब यहाँ मेटल को हम कास्ट करेंगे तो एक सॉलिड टाइप का इस तरीके का पाइप बनेगा। लेकिन हमें हॉलो ट्यूब अगर चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, इससे छोटे से स्मॉल साइज के एक और ट्यूब को यहाँ पर लगाएंगे। इस तरीके से इससे थोड़े से स्मॉल साइज के एक और ट्यूब को हम लोग इसमें इनलेट कराएंगे और इस ट्यूब को हम लोग बोलेंगे। देखें, जब किसी मेटल में हॉलो कैविटी क्रिएट करानी हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, उस समय हम लोग जब पैटर्न में हॉलो कैविटी क्रिएट करानी हो, सिमिलर ऐसा देखिए, तो वहाँ पर हम लोग कोर का यूज करते हैं, कोर का। और कोर को सपोर्ट करने के लिए या तो हम लोग कोर प्रिंट का यूज कर लेते हैं या हम लोग चैपलेट का यूज करते हैं। दोनों को बताएंगे अभी आपको। तो इस तरीके से कोर का यूज हम लोग करेंगे। तो ये कह सकते हैं दिस पैटर्न आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग ए सेल्स इन ए सिलेंड्रिकल ट्यूब। This pattern are used for providing a cylindrical cell in a tube. Cylindrical cell in a ट्यूब। तो इस तरीके के पैटर्न को हम लोग सेल पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो ऐसे देखिए कुछ और पैटर्न भी हमारे होते हैं। लैग्ड पैटर्न होता है, सेगमेंटल पैटर्न होते हैं। तो इस तरीके के भी पैटर्न यूज किए जाते हैं। लेकिन लैग्ड पैटर्न सिमिलर होता है फॉलो बोट पैटर्न का और सेगमेंटल पैटर्न भी सिमिलर हमारा होता है गेटेड पैटर्न का। तो हम लोग मैक्सिममली जो पैटर्न का यूज करते हैं इन्हीं सारे पैटर्न का यूज करके अपने कास्टिंग मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में इस पैटर्न के बाद अपने देखिए कुछ हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हमारा कोर क्या होता है और कोर को सपोर्ट करने के लिए कोर प्रिंट क्या होता है और चैपलेट एंड पैडिंग एंड चिल्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अपनी क्लास आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।